नमस्कार, विद दर्पण में आप सभी का स्वागत है। आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य अंश पर। भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू अंडमान निकोबार द्वीप समूह की 5 दिवसीय दौरे पर। माननीय राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय स्मारक सेल्यूलर जेल का दौरा कर शहीदों को अर्पित की श्रद्धांजलि और सांसद कुलदीप राय शर्मा को तीसरी बार संसद रत्न पुरस्कार। अब विद दर्पण विस्तार से। भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू पहली बार अंडमान निकोबार द्वीप समूह की 5 दिवसीय दौरे पर आज पोर्ट ब्लेयर पहुंची। पेश है एक रिपोर्ट। भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के भारतीय वायु सेना के विशेष विमान से INS उत्कृष्ट हवाई अड्डा पहुंचने पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह के माननीय उपराज्यपाल तथा द्वीप विकास एजेंसी के उपाध्यक्ष एडमिरल DK जोशी, सांसद कुलदीप राय शर्मा, अंडमान निकोबार कमान के कमांडर इन चीफ एयर मार्शल साजू बालाकृष्णन, मुख्य सचिव केशव चंद्र, पुलिस महानिदेशक श्री देवेश चंद्र श्रीवास्तव, पोर्ट ब्लेयर नगरपालिका की अध्यक्षा S. सेल्वी सहित अधिकारी व जनप्रतिनिधियों ने उनका स्वागत किया। INS उत्कृष्ट हवाई अड्डे पर माननीय राष्ट्रपति के सम्मान में अंडमान निकोबार सैन्य कमान की टुकड़ियों द्वारा माननीय राष्ट्रपति को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। गार्ड ऑफ ऑनर के बाद राष्ट्रपति ने परेड वाहन में सवार होकर परेड का निरीक्षण किया। उसके बाद माननीय राष्ट्रपति ने ऐतिहासिक राष्ट्रीय स्मारक सेल्यूलर जेल का दौरा किया। माननीय राष्ट्रपति ने शहीद स्तंभ पर पुष्प चक्र अर्पित कर देश के वीर शहीदों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। माननीय राष्ट्रपति सेल्यूलर जेल में वीर सावरकर सेल गई और वहां उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। तब तुम भारत में राज कर पाओगे। और वो जब कहते हैं कि जब जज ने भी उनको 2 आजीवन कारावास की सजा सुनाई, 25-25 सालों की 2 सजा, तो कहते हैं कि वो तो उनके पास तो काफी टाइम था यहाँ से जाने को, दंगे जब आए तो बीच में 4-5 साल का उनका पास टाइम था, तो सारी चीजें वो जितना रिकॉर्ड नष्ट करना था नष्ट कर गए, जितना ले जाना चले गए। उनके हिसाब से तो वो कहते कि हम
अंडमान निकोबार द्वीप समूह के 5 दिवसीय दौरे पर आई भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के सम्मान में आज शाम में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रौद्योगिकी संस्थान के सभागार में नागरिक अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया है। इसके अलावा कल माननीय राष्ट्रपति कैम्बल बे का दौरा करेंगी और इंदिरा पॉइंट को भी देखेंगी। वे नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप भी जाएंगी और लाइट एंड साउंड शो को भी देखेंगी। 21 फरवरी को माननीय राष्ट्रपति राजनिवास में अंडमान निकोबार द्वीप समूह के विशेष कमजोर जनजातीय समूहों के सदस्यों के साथ बातचीत करेंगी। उसी दिन माननीय राष्ट्रपति राधानगर तट पर सैन्य संचलनात्मक प्रदर्शन को देखेंगी। दूरदर्शन केंद्र पोर्ट ब्लेयर माननीय राष्ट्रपति के द्वीप समूह दौरे के कार्यक्रम का सीधा प्रसारण प्रसारित करेगा। हमारे केंद्र से आज शाम 7 बजे से माननीय राष्ट्रपति के सम्मान में डीप राइट के सभागार में होने वाले नागरिक अभिनंदन समारोह का सीधा प्रसारण किया जाएगा। दर्शक इस प्रसारण को हमारे दूरदर्शन केंद्र और हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से देख सकते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के सांसद कुलदीप राय शर्मा को लगातार तीसरे वर्ष संसद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। शनिवार को नई दिल्ली के न्यू महाराष्ट्र सदन में आयोजित समारोह में 5 सांसदों को उनकी उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया गया। कुलदीप राय शर्मा के अलावा भाजपा के सुधीर गुप्ता, सुकांत मजुमदार, शिवसेना के श्रीकांत एकनाथ शिंदे तथा अमोल राम सिंह कोल्हे को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। सांसद कुलदीप राय शर्मा ने द्वीप समूह और यहां के लोगों की बेहतरी के लिए संसद में कई मुद्दे उठाए हैं। उन्होंने द्वीपवासियों के कल्याण के लिए कई प्राइवेट बिल भी पेश किए हैं। उन्होंने हाल ही में बजट सत्र के दौरान भी द्वीप समूह के विकास के लिए 25,000 करोड़ रुपए के सालाना पैकेज देने की मांग की थी। बता दें कि सांसद ने द्वीप समूह में सरकारी नौकरियों में खाली पड़े पदों को भरने सहित द्वीप समूह में विशेषज्ञ चिकित्सकों को भेजने सहित द्वीप समूह में स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए संसद में अपनी मांग रख चुके हैं। सांसद कुलदीप राय शर्मा ने पिछले 5 वर्षों में अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के लोगों से जुड़े कई प्रमुख मुद्दे उठाए हैं। इन मुद्दों में प्रशासन के विभिन्न विभागों में खाली पड़े पदों को भरना, अंडमान के लिए एम्स, सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टरों को प्रतिनियुक्ति पर अंडमान भेजना, सभी पीएचसी में अल्ट्रासाउंड, रटलैंड परियोजना को पूरा करना और धन्नी खाड़ी बांध में पानी स्थानांतरित करना, फ्लैट बे की जल परियोजना को पूरा करना, सिपी घाट मीठे पानी की झील का निर्माण कार्य पूरा करना, बिजली विभाग का निजीकरण नहीं करने, आंगनवाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं का वेतन बढ़ाना, 61 से पूर्व अतिरिक्त भूमि के सभी छूटे हुए मामलों को नियमित करना, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के सभी भूमिहीन लोगों को 200 वर्ग मीटर भूमि प्रदान करने सहित कई मामले शामिल हैं। गृह मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान द्वारा पांडिचेरी यूनिवर्सिटी पोर्ट ब्लेयर कैंपस और नेशनल एकेडमी ऑफ ब्रॉडकास्ट एंड मल्टीमीडिया नई दिल्ली के सहयोग से पोर्ट ब्लेयर में आज से 23 फरवरी तक जन स्वास्थ्य आपातकाल, आपदा प्रबंधन और संचार विषय पर प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। वृक्षाबाद के पांडिचेरी यूनिवर्सिटी के तटीय आपदा प्रबंधन विभाग में आज इस कार्यक्रम का उद्घाटन सत्र आयोजित हुआ। इस मौके पर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट के ईडी राजेंद्र रत्नू, IAS, पांडिचेरी यूनिवर्सिटी के कुलपति प्रोफेसर तारनी करसू, NIDM के प्रोफेसर सूर्य प्रकाश, प्रोफेसर S बालाजी, आकाशवाणी और दूरदर्शन केंद्र पोर्ट ब्लेयर के वरिष्ठ कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर उमा शंकर सिंह, कार्यक्रम प्रमुख मीना प्रकाश सहित अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। सबसे पहले उपस्थिति अतिथियों को गुलदस्ता भेंट कर स्वागत किया गया। उपस्थित मेहमानों ने दीप प्रज्वलित कर इस 5 दिवसीय कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इसके बाद विभिन्न अतिथि वक्ताओं ने संबंधित विषय पर सारगर्भित भाषण प्रस्तुत किए। We are conducting a series of training program here, and this kind of training program helps us, enables us for this, knowledge sharing and then collaboration and then understanding the state of the art, and it gives confidence to the stakeholders, students and scholars. The department so far has produced 250 MSc and 25 PhD in different themes of disaster management. And your department is
very important department to devise not only the skill development courses, also public awareness programs. पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी डिसास्टर मैनेजमेंट एंड कम्युनिकेशन, इस विषय पर यहाँ पर पोर्ट ब्लेयर में इस कार्यक्रम को, इस ट्रेनिंग प्रोग्राम को आयोजित करने का विचार किया गया। ये बहुत ही खुशी की बात है। हमें गर्व है इस बात का कि ये कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित हो रहा है, क्योंकि सुनामी के दौरान जो कुछ हुआ था हम उसके भुक्तभोगी हैं। तो यही उम्मीद करेंगे कि ये जो 5 दिवसीय कार्यक्रम है, ट्रेनिंग प्रोग्राम है, ये बहुत ही सफलतापूर्वक चलेगा और सभी लोगों को बहुत सारे विचार साझा करने में, एक दूसरे को समझने में, कार्यक्रम को जानने में, और जो यहाँ पर जो विजिट होगा उससे बहुत कुछ जानने का अवसर मिलेगा। 26 December 2004 we had the Indian Ocean tsunami, where around the Indian Ocean we were almost 11 countries which were affected by that tsunami, and around lakhs of deaths took place in different island and coastal areas. Besides that, there have been number of cyclones. You remember during the COVID-19 we came across Amphan, Yas, Taute, and the recent Michong cyclone which affected the Tamil Nadu state as well. So number of such events which have been taking place in terms of cyclones, floods, landslides, the number of submarine and coastal landslides which have been taking place. So lot of land losses have been occurring because of that. So in these areas, besides these natural hazards which can affect the humankind, our resources, environment, our health and well-being, there are other disasters because of the anthropogenic environment, be it the chemical, industrial, or even cyber now emerging disaster threats. We are going digital nowadays more and more, and they are taking us to a new emerging areas of digital threats and hacks, along with the disaster situations which are emerging now in terms of individuals, institutions, and the systems getting hacked and affected a lot in terms of issues related to data privacy, security, and safety. From other authorities, civil societies, concerned business communities, citizens, the media constitute an important actor. The working conditions, situational competency, and management among journalists on duty in a disaster area are most important factors within the complex area of crisis management and disaster communication. This training aims to explore the working conditions, challenges, and coping strategies among the broadcasters and journalists covering the disaster, etc., with the support of local administration also. Prasar Bharati is grateful to NIDM and the university for such kind of collaborations with the Government of India, like us, for providing this 5-day training focusing disaster communication during the crisis, and also boarding, lodging, and local logistic supports provided by the trainees despite limited resources. अंत में सभी प्रतिभागियों ने समुचित्र खिंचवाए। भारतीय नौसेना और थाईलैंड नौसेना के बीच 37वां भारत थाईलैंड समन्वित गश्त का आयोजन किया गया। 14 और 15 फरवरी को अंडमान सागर में चले समन्वित गश्त में अंडमान निकोबार कमान के भारतीय नौसेना के स्वदेश निर्मित वाटर जेट फास्ट अटैक क्राफ्ट तथा थाईलैंड के जहाज प्राचुप खीरी 552 ने इंडो थाई कॉर्पेट में भाग लिया। इंडो थाई कॉर्पेट का उद्देश्य समुद्री खतरों का मुकाबला करने में भारत और थाईलैंड के बीच आपसी समझ को मजबूत करना है। 37वें इंडो थाई कॉर्पेट अभ्यास ने अवैध गतिविधियों को रोकने और दबाने में अंडमान निकोबार कमान और भारतीय वायुसेना और AI ने अन्य घटकों के लिए जोखिम प्रदान किया, जिसमें अवैध रूप से मछली पकड़ना, मादक पदार्थों की तस्करी, चोरी और सशस्त्र डकैती शामिल है। रॉयल थाईलैंड नौसेना और भारतीय नौसेना के बीच समन्वित प्रयास निस्संदेह दोनों देशों के बीच दोस्ती को मजबूत करेंगे और क्षेत्रीय स्थिरता और समृद्धि सुनिश्चित करने में समुद्री सुरक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका को मजबूत करेंगे। अंडमान निकोबार द्वीप समूह संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग ऑफिसर कार्यालय ने स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के साथ साथ मतदान दलों के निष्पक्ष चुनाव के हित में मतदान ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों को पीठासीन अधिकारी, मतदान अधिकारी 1, 2 और 3 के रूप में वर्गीकृत करने के लिए एक रैंडमाइजेशन प्रक्रिया आयोजित की। अंडमान निकोबार द्वीप समूह संसदीय क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी वेदिता रेड्डी
पोर्ट ब्लेयर में NIC द्वारा विकसित सॉफ्टवेयर का उपयोग करके रैंडमाइजेशन की प्रक्रिया की निगरानी करने के लिए उपस्थित थी। अंडमान निकोबार द्वीप समूह संसदीय क्षेत्र के नोडल अधिकारी की ओर से कहा गया है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह के 412 मतदान केंद्रों पर इलेक्शन ड्यूटी के लिए 2200 से अधिक सरकारी कर्मचारियों का चयन किया गया है। नागरिक उड्डयन की ओर से कहा गया है कि पोर्ट ब्लेयर के एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स से 23 फरवरी तक किसी भी प्रकार के कार्गो का परिचालन बंद रहेगा। यह निर्णय VVIP आवाजाही के दौरान सुरक्षा प्रतिबंधों के मद्देनजर लिया गया है। वाहन फिटनेस और ड्राइविंग टेस्ट की सेवाओं को VVIP दौरे के दौरान स्थगित कर दिया गया है। 20 और 21 फरवरी को निर्धारित फिटनेस टेस्ट और 21 फरवरी को निर्धारित ड्राइविंग टेस्ट को निलंबित कर दिया गया है। आवेदकों को फिटनेस टेस्ट और ड्राइविंग टेस्ट के स्लॉट बुक करने की सलाह दी गई है। जिन आवेदकों ने पहले ही उक्त तिथियों के लिए स्लॉट बुक कर लिया है, उन्हें 22 फरवरी से किसी भी तारीख पर सेवाओं का लाभ उठाने की सलाह दी गई है। आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर दक्षिण अंडमान जिले के अधिकार क्षेत्र के तहत सभी शस्त्र लाइसेंस धारकों को शस्त्र अधिनियम के तहत 28 फरवरी से अपने हथियार और गोला बारूद संबंधित पुलिस स्टेशन में जमा करने का निर्देश दिया गया है। दक्षिण अंडमान के जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी अधिसूचना में कहा गया है कि अनुपालन न करने और उल्लंघन के मामले में कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। और अब अंत में मुख्य अंश एक बार फिर। भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू अंडमान निकोबार द्वीप समूह के 5 दिवसीय दौरे पर। माननीय राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय स्मारक सेल्यूलर जेल का दौरा कर शहीदों को अर्पित की श्रद्धांजलि। और सांसद कुलदीप राय शर्मा को तीसरी बार संसद रत्न पुरस्कार। इसी के साथ ही आज का द्वीप दर्पण कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।